चलिए बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज इज डिफाइंड एज चार्ज टू मास रेशियो। किसी भी सब्सटेंस का चार्ज को अगर मास से डिवाइड कर देंगे उसको एक नया क्वांटिटी बोला जाता है विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। अब हम जो लास्ट प्रॉपर्टी देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चार्ज एंड मास का वेरिएशन देखना चाहते हैं एट वेरी लो स्पीड एंड एट वेरी हाई स्पीड। सो स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज टू मास रेशियो। अब अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मैंने लिखा है v इज वेरी वेरी लेस देन c, बहुत ही नॉर्मल स्पीड, तो चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, सो मास विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। तो अगर हम q बाई m की बात करें, चार्ज टू मास रेशियो, सो चार्ज टू मास रेशियो विल बी कांस्टेंट। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है दैट एट वेरी लो स्पीड व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट, मास इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड q बाई m चार्ज टू मास रेशियो इज कांस्टेंट। चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड जो भी हो चार्ज स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता बट मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब इंटरेस्टिंग होता है कि अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज नॉन एज v टेंड्स टू c, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे रिलेटिविटी यूज होता है, आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी यूज होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मास, द न्यू मास इज गिवन बाय द फॉर्मूला m नॉट, दैट मीन्स रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला कमिंग फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने शायद थोड़ा बहुत इसको देखा होगा। यहाँ पे जो इंडिविजुअल टर्म्स है, दिस m इज नोन एज डायनामिक मास, m इज नोन एज डायनामिक मास। डायनामिक मास मतलब जब बॉडी मूव कर रहा था उसका मास चेंज हो गया, चेंज होके कितना हुआ, दैट इज दिस। वेट, m नॉट इज नोन एज रेस्ट मास, v इज नोन एज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड c इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। सो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, देन mass of a body is constant. What about charge? Charge is always constant. Hence, the specific charge, charge to mass ratio is constant. Now, if the speed of an object becomes very, very, very close to the speed of light, almost 3 into 10 to the power 7 meter per second, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया, तब उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मास कितना हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। बट व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट न्यू मास? सो द न्यू मास इज नोन एज डायनेमिक मास, मतलब मूविंग मास। जब बॉडी मूव कर रहा है तब उसका मास। भैया जब बॉडी बहुत कम स्पीड से मूव करे तब चेंज क्यों नहीं होता? देखिए इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये v अगर बहुत छोटा होगा तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर रेशियो भी बहुत छोटा होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी चेंज नहीं होता, चेंज तो होता है बट बहुत नेग्लिजिबल चेंज होता है जो नोटिस नहीं किया जा सकता। बट अगर ये v का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 7 में है, तो ये जो चेंज है वो अप्रिशिएबली नोटिस कर पाएंगे। तो मास तो कांस्टेंट नहीं है, बट व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज इज स्टिल कांस्टेंट, बट व्हाट अबाउट चार्ज टू मास रेशियो इन दिस केस q बाई m? सो मास कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है। व्हाट अबाउट मास? मास क्या हो जाता है? देखिए इस फॉर्मूले से देख सकते हो, अगर आप स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बहुत इंक्रीज कर दोगे तो अगर v इंक्रीज हो गया तो v बाई सी भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगर v बाई सी इंक्रीज हो जाएगा तो 1 माइनस v बाई सी विल डिक्रीज, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो मास विल इंक्रीज। समझ में नहीं आया? मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर v को इंक्रीज कर दोगे तो v बाई सी का ये रेशियो, ये वाला टर्म, ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये पूरे नीचे का ये पूरा टर्म दैट विल डिक्रीज, एंड नीचे का टर्म अगर डिक्रीज हो रहा है तो दिस m विल इंक्रीज। सो आपको अगर नहीं समझ में, आप इतना याद रखो कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ये बेसिक मैथ्स है, अगर ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है सो दिस एंटायर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। इफ दिस एंटायर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग सो 1 माइनस दिस क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। अगर एक क्वांटिटी है 1 माइनस वाई, अगर y इंक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस वाई डिक्रीज हो रहा है, एंड 1 माइनस वाई अगर डिक्रीज हो रहा है, 1 माइनस वाई अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 बाई 1 माइनस वाई इंक्रीज हो रहा है। एक क्वांटिटी है, यहां पे देखो एक फॉर्मूला है 1 बाई 1 माइनस वाई। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं, सपोज x इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस वाई। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं y को इंक्रीज करूंगा तो व्हाट विल हैपन टू x। अगर y को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई डिक्रीज होगा, एंड अगर 1 माइनस वाई डिक्रीज होगा तो 1 बाई 1 माइनस वाई इंक्रीज होगा, मतलब x इंक्रीज होगा। थोड़ा सा मैथ्स अगर आपको समझ में आता है तो ये फील आना चाहिए,
वरना अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, मास इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर मास इंक्रीज हो जाता है तो चार्ज टू मास रेशियो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि Q बाई एम है। अगर मास इंक्रीज है एंड Q कांस्टेंट है तो Q बाई एम विल डिक्रीज। सो ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट देन चार्ज इज स्टिल कांस्टेंट। व्हाट अबाउट मास? मास इंक्रीजेस। इफ मास इंक्रीजेस, चार्ज टू मास रेशियो और स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस। स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस एंड दिस इज द आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला, जहां से हम ये देख सकते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही हलवा। कॉम्प्रीहेंड द फॉलोइंग, मतलब आपको बताना है कि अगर Q इज इक्वल टू +15E लिखा है तो इसका क्या मतलब है। अगर आपको ये कॉम्प्रीहेंड करना है ना, मतलब किसी को बताना है, तो दो चीजें देखना होगा। साइन कितना है, सबसे पहली बात, साइन पॉजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट का चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो आप मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? 15 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज +15E है, +15E है मतलब द ऑब्जेक्ट हैज लॉस्ट 15 इलेक्ट्रॉन्स। सो +15E क्यों पॉसिबल है? इज दिस चार्ज पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल, पहली बात। एंड हाउ इज दिस चार्ज पॉसिबल? अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल बॉडी को +15E चार्ज एक्वायर करना है तो आप क्या एडवाइस दोगे उसको? आप बोलोगे कि भैया यू शुड लूज 15 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन Q इज इक्वल टू -45E। पहली बात बताओ, क्या -45E पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज है, कितने? 45। सो दिस इज पॉसिबल बाई गेनिंग 45 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको फील आ रहा है Q इज इक्वल टू एनी का। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि Q इज इक्वल टू एनी का फील आ जाए। Q इज इक्वल टू 3.8 टाइम्स ऑफ E प्लस 3.8 टाइम्स ऑफ E। पहली बात क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर +3.8 टाइम्स E एक्वायर करना है किसी बॉडी को, अगर किसी बॉडी को +3.8 टाइम्स E एक्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा? द बॉडी शुड लूज 3.8 इलेक्ट्रॉन्स। द बॉडी शुड लूज 3.8 इलेक्ट्रॉन्स which is NP, not possible। तो ये पॉसिबल नहीं है। Comprehend the following, Q is equal to -6.67E। माइनस साइन मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज? गेन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.67 इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करने पड़ेगा, which is not possible। So this is the comprehension of the following, right? That is the reason we are saying that Q, the total charge on a body, should be integral multiple of electronic charge। That is the reason quantization of charge holds। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट और एक बार रीइंफोर्स हो गया होगा। Q इज इक्वल टू एनी, Q ट्रू है एंड Q एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेट द चार्जेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, ठीक है। Al3+ का चार्ज, तो एल्यूमिनियम का अगर अब देखिए Al+3 चार्ज है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भैया Q इज इक्वल टू 3 कूलम। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। 3 कूलम नहीं है। +3 का क्या मतलब है? उसके ऊपर +3 चार्जेस है। +3 चार्ज मतलब 3 प्रोटॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं। +3 चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिशिएंट, एंड अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है तो 3 प्रोटॉन्स खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू फील कराया था, इसलिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था एग्जाम्पल के थ्रू। मैं जब भी स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई एल्यूमिनियम +3 है, टोटल चार्ज कितना है एल्यूमिनियम +3 का? 3 कूलम बताता है, 3 बताता है। नहीं नहीं नहीं, वो केमिस्ट्री से हम +3 -3 करके 3 चार्ज है -3 चार्ज है, वैसा नहीं है। अगर कूलम में मैं आपसे पूछूं तो कितना है? यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है, मतलब 3 प्रोटॉन्स खुद को डोमिनेट कर सकते हैं, तो चार्ज कितना है? +3E। नाइट्राइड आयन है N3-, चार्ज कितना होगा? -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? -3E। अगर भैया बार बार आप E के टर्म्स में निकाल, अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ पे पुट कर दो। 3 इंटू E का वैल्यू कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करके देखो कितना आएगा? 4.8 × 10⁻⁻19 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना होगा? 4.8 -4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। NH4+ पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इफ 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब एक प्रोटॉन खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब +E, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आपको फील आ रहा है। अल्फा पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? सबसे पहली बात, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल का मतलब है He2+। अगर अभी आपको नहीं पता तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि केमिस्ट्री में भी अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा यूज होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन।
तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन की बात करूँ, एक बात देख लो, ये सपोज हीलियम है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 2। तो अगर मैं हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, He2+ हो जाएगा, एंड इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। तो अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स। सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, +2e कूलम, +2e कूलम, ठीक है। बीटा पार्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय बीटा पार्टिकल? बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। सो बीटा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, -e। अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा नोट कर लो, काम आ सकता है। गामा, गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज फोटोन, जो लाइट का पार्टिकल्स है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोन। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ फोटोन? इट्स 0, क्योंकि फोटोन मासलेस होता है, उसका रेस्ट मास 0 है, इसलिए चार्ज भी 0 है, राइट। Cu2+, ठीक है, Cu2+ +2 है तो 2 प्रोटॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो 2e +2e। SO4 -2 है तो -2e। आई होप आपको बहुत ज़्यादा फील अब आ गया होगा। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट चार्जेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स, करेक्ट पेयर्स आपको आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लमजी हो गया होगा, मैं अभी ये मिटा के यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये साइड मिटा देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो, नोट कर लो, ओके, मिटा रहा हूँ। लेट्स सी, ओके, सबसे पहले बोला गया है Q = 0 एंड M = 0। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। Q = 0 एंड M = 0। क्या ये पॉसिबल है कि एक बॉडी का चार्ज 0 एंड एक बॉडी का मास 0? हाँ, ये पॉसिबल है। भैया एक एग्जाम्पल दे दो कि कैसे पॉसिबल है। जैसे फोटोन ही मैंने बोला, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, these are the particles that make up for light. Light is made up of tiny particles called photons. Photons का मास भी 0 है एंड चार्ज, अगर मास 0 है तो चार्ज भी 0 है। नेक्स्ट, क्या ये नेक्स्ट वाला पॉसिबल है? कहा है ऑप्शन 2, Q ≠ 0, M = 0। किसी बॉडी का चार्ज = 0 है बट किसी बॉडी का मास 0 है। मतलब एक बॉडी है जिसका चार्ज 5 कूलम है एंड मास 0 है। भैया अगर मास 0 है तो आपने बताया कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। आप बोल रहे हो कि चार्ज नॉट 0, मतलब चार्ज कुछ हो सकता है, सपोज 10 कूलम है एंड मास 0 कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कंसेप्चुअली समझा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज थर्ड ऑप्शन? Q = 0 एंड M ≠ 0। मतलब भैया किसी बॉडी का चार्ज भी है कुछ, नॉन जीरो वैल्यू है एंड मास भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का चार्ज 2 कूलम है, मास 3 kg है? हाँ, ये तो हो ही सकता है। कोई भी बॉडी ले लो, जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर पार्टिकल्स की बात करो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ kg। एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, अगर नेगेटिव साइन लगाओ। फिर प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब हो सकता है। तो मास नॉन जीरो, चार्ज नॉन जीरो इज पॉसिबल। चार्ज नॉन जीरो, मास जीरो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज इंपॉर्टेंट। चार्ज जीरो एंड मास जीरो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फोर्थ कहा गया यहाँ पे, चार्ज जीरो है बट मास नॉन जीरो, क्या ये पॉसिबल है? किसी बॉडी का चार्ज जीरो है, चार्ज तो 0 कूलम है बट मास 50 kg है, इज दिस पॉसिबल? हाँ। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए यहाँ पे चार्ज नॉन जीरो था, मास जीरो था, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मास जीरो है तो चार्ज को जीरो होना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बॉडी का मास तो है, एक बॉडी का मास तो है बट चार्ज नहीं है, क्या हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास तो है बट चार्ज क्या है उसका? जीरो। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन? द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? जीरो, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पहले नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? कैसे बताओ? जैसे क्या पूछ रहा है, क्या ये वाला चार्ज कितना 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं, ये कैसे बताओ? थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचते हैं। भैया हमें पता है कि
चार्जेस ऑलवेज ऑकर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q इज इक्वल टू एनी। तो क्या इस वाले चार्ज को चेक करने के लिए अगर मुझे चेक करने बोलेगी ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, क्या करना चाहिए? Q इज इक्वल टू एनी में पुट करना चाहिए। जो n का वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, इंटीजर आ रहा है तो पॉसिबल है। चेक करते हैं इसको, हम इसको पुट करते हैं इन द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एनी। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। n हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व फॉर n, अगर n के लिए सॉल्व करें तो क्या आ रहा है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन में नीचे कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 3.2 टू टाइम्स गया, ये 10 टू द पावर माइनस 19 है। अगर ये ऊपर चला गया तो क्या होगा? 10 टू द ऊपर 10 टू द पावर माइनस 20 है, अगर नीचे से 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। n का वैल्यू 0.2 आ रहा है। अच्छा, मतलब अगर एक बॉडी को 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम एक्वायर करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने होंगे? 0.2। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट से, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा स्टेटमेंट से बताता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट बोल देंगे। हमें पूछा गया था कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। हमने सॉल्व करके n का वैल्यू निकाला 0.2। इसका मतलब दैट फॉर अ बॉडी टू हैव अ चार्ज, हाउ मच? फॉर अ बॉडी टू हैव अ चार्ज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, इट शुड क्या? पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लूज हाउ मेनी? कितना सॉल्व करके निकाला? 0.2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी को 0.2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना होगा। क्या ये पॉसिबल है? विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। मिटा दो, इतना कर लो, स्पेस कम है इसलिए मिटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है? क्या ना बॉडी हैव अ चार्ज आप कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो एंड कर लो खुद। पहले वीडियो को पॉज करो एंड ये अटेम्प्ट करो, इसके बाद मेरे साथ चेक करो। चलिए मैं तो कर रहा हूं। 6.4 चार्ज कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। सो डायरेक्ट n का वैल्यू निकाले, Q बाई E आ जाएगा। देखिए n क्या आ रहा है? Q 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 बाई E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो ये 4 टाइम्स चला गया एंड 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो n का वैल्यू 40 आ जाएगा। तो क्या ये वाला चार्ज पॉसिबल है? अगर बॉडी को 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम एक्वायर करना है तो 40 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे, तो दिस इज पॉसिबल। n इज एन इंटीजर एंड हेंस दिस इज पॉसिबल। लेट्स चेक ऑप्शन नंबर 3। Q इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो n का वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट। 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में नीचे कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 10 टू द पावर माइनस 19 ये कट गया एंड यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज 1.25 बाई 1.6। आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1.25 को अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी इंटीजर तो नहीं आएगा, एंड क्योंकि इंटीजर नहीं आएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते 1 कूलम। चलिए, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? भैया हो सकता है, हमने तो पहले देखा नहीं, आपको चेक करके बताना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसका रिजल्ट हम थोड़ा सा याद रखने वाले हैं सिंप्लिसिटी के लिए। सो 1 कूलम, सो हम Q इज इक्वल टू एनी यूज करते हैं। Q 1 n निकालेंगे, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। n का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ऐसा है, इसलिए क्या करेंगे? पॉइंट को कैंसिल करेंगे, ऊपर 10 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? दिस इज 10 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई 16। एक काम करते हैं कैंसिल के लिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल मत करो, इससे ना और 1000 निकाल लेते हैं यहाँ से। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 19 को ऐसे लिखते हैं, जैसे 1000 3 जीरोस निकाल लिया इसलिए ये 10 की पावर 16 बन गया। हमने क्या किया? 10 टू द पावर 19 को ऐसे लिखा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 16 लिख सकते हैं। फिर ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम 3 जीरोस निकालना चाहते थे 16 के साथ कैंसिल आउट करने के लिए। अब काटिए, 2 5 टाइम्स 2 8 टाइम्स, अगेन 2 4 टाइम्स 2 500 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 250 टाइम्स 2 125। देखिए 125 इंटू 5 इज 625, दिस कम्स आउट टू बी 625 इंटू 10 की पावर 16। एंड अगर पॉइंट यहाँ पे है, अगर 2 प्लेसेस पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, दिस इज पॉसिबल।
कुछ लोग ना ये 6.25 को देख के बोल देते हैं कि भैया इंटीजर नहीं है। भाई 6.25 इंटीजर नहीं है, बट ये पूरा वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 तो इंटीजर है ना, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, आई नो दैट। इससे दो चीजें पता चलता है, पहली बात 1 कूलम पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है क्योंकि ये तो इंटीजर वैल्यू है। 625 इंटू 10⁻16 इंटीजर वैल्यू, पॉसिबल है। और एक बात देखिए 1 कूलम चार्ज में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, सो दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स, that means 6.25 into 10⁻18 electrons are present in a charge of 1 coulomb. This shows that 1 coulomb is a very 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 high charge. It's a very 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 greater magnitude of charge क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, राइट। तो यहां से मैं आपको एक चीज रिमेंबर करने बोलूंगा, ये कैलकुलेशन पहले इतना नोट कर लो। नाउ ये जो वैल्यू है ना, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर सिंप्लिसिटी, जो n आ रहा है इट इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो 1 को जब हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, 1 को जब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली पूछ देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, सो ये वैल्यू भी याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जब हम 1 को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्यों याद रखना दूसरा पॉइंट के लिए जरूरी है, एक तो एमसीक्यू में डायरेक्ट, और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जगह हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पुट करेंगे। अब 1 को जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। अगर इसको मैं इस साइड में ले जाऊं तो आ रहा है 1 इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब अगर 1 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इस वैल्यू को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को 6.25 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कभी कभी कैलकुलेशन में आपको ये वाला वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना हो सकता है, तब अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। अगर कहीं आपने ऐसा देखा तो आप सिंपली उसकी जगह 1 पुट कर सकते हो। तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, तो नहीं बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट यू शुड रिमेंबर, राइट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ √2e। देख के ही पता चल रहा है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ √2 टाइम्स e, सो आई विल जस्ट यूज द फॉर्मूला q इज इक्वल टू ne। दिस इज √2 टाइम्स e इज इक्वल टू ne। e ने e को मार दिया, सो n का वैल्यू √2 आ गया, मतलब 1.41 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आई होप मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद मैंने आपको चार्ज से लेके बेसिक क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया। देखिए वीडियो का लेंथ मैं जानता हूं थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता हूं। तो आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट हर एक कंसेप्ट को मैं बेसिक से समझाते हुए चलूंगा। जैसे जैसे आगे के टॉपिक्स आएंगे तो और हम डेप्थ में जाके चीज़ों को समझेंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आज का सेशन को वाइंड अप करना चाहता हूं, पहले आप इतना नोट कर लो। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप एक काम कर सकते हो, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप आंसर्स के साथ मैच कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो वहाँ से अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए देन यू कैन गो टू दैट, बट आई विल एडवाइज यू टू वॉच द एंटायर लेक्चर फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़े से ट्रिक्स वगैरह भी बताते हुए चलूंगा कि अगर यही क्वेश्चंस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया तो थोड़ा सा जल्दी आप कैसे कर सकते हो, राइट। सो अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। आपको हर एक क्वेश्चन को फील करके, सिचुएशन को ड्रॉ करके, एक्सपीरियंस करके सॉल्व करना है जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो घर पे आपको वो पूरा पेन लेना पड़ेगा कि पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करके करने का। सो मैं हर एक पॉइंट को रीड करते हुए चलूंगा। अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास एक बॉडी था जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। नाउ व्हाट इट हैज डन, इट हैज रिजेक्टेड हाउ मच, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। It has rejected 10⁻18 electrons. You have to find that what is the charge acquired by the body. Initially the body was neutral. If it releases 10⁻18 electrons, then how much charge has been released, वही देखना पड़ेगा। How much negative charge has been released, अगर मैं वो निकाल लूँ तो बॉडी उतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इनिशियली बॉडी का चार्ज कितना था, न्यूट्रल था, मतलब 0 था। नाउ इट हैज रिलीज 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज हुआ, सो हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड, सो उतना ही चार्ज पॉजिटिवली गेन करेगा।
मतलब मैं समझाना चाहता हूं, बॉडी इनिशियली चार्ज 0 था, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया तो सबसे पहली बात, ये जो चार्ज बॉडी ने एक्वायर किया वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। कितना होगा, वो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की वजह से कितना चार्ज आता है। सो वी नीड टू फाइंड द चार्ज अक्वायर्ड ड्यू टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी हम कैसे निकाल सकते हैं, द टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10⁻18 इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। What are we calculating? We are calculating the charge acquired because of releasing 10⁻18 electrons. While calculating this, we are not using any positive or negative sign यहाँ पे, क्योंकि वो तो हम लॉजिकली जज कर सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे कुछ मत पुट करना। कुछ लोग मैंने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी यहाँ पे माइनस पुट करते हैं, वो सब मत करना। हम बस वैल्यू निकालते हैं इस वैल्यू से, इस फॉर्मूला से, फिर हम लॉजिकली जज कर सकते हैं कि टोटल क्या होगा। पहले एक बार निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। दिस इज 1.6 into 10⁻18 into 10⁻19 is 10⁻1, that means Q is equal to 0.16 कूलम। अच्छा, इसका मतलब एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसने अगर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया, उसने अगर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया तो बॉडी ने कितना चार्ज एक्वायर किया होगा, इतना। बट ये इतना चार्ज पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड है, सो द चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज प्लस 0.16 कूलम, प्लस 0.16 कूलम। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज प्लस 0.16 कूलम। इतना नोट कर लीजिए, स्पेस कम है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। एंड लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, आई होप आपको कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा। अब बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ -10 कूलम, एक बॉडी है उसका चार्ज कितना है -10 कूलम। सो वी हैव अ बॉडी जिसका चार्ज कितना है -10 कूलम। ओके, इफ 3 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी ने कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 3 into रिलीज्ड, सो आई राइट 3 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। देन what is the charge acquired by the body? What is the initial charge on the body? QI, initially body के ऊपर कितना चार्ज था 10 कूलम। ओके, अब अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया तो कितना चार्ज एक्वायर होना चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज के वजह से कितना चार्ज एक्वायर करना चाहिए, वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट ये कर लेते हैं, लास्ट टाइम भी वो किया था। अब बॉडी इजेक्ट्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, सो because of release of 10⁻18 electrons, what is the charge acquired? That was 0.16. Now, is this 0.16 plus or minus? Because electrons were released, so it's plus. So again, I need to find that due to release of 3 into 10⁻19 electrons, charge acquired. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते तो कितना चार्ज एक्वायर होता, E। 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना होता 2E। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने से कितना चार्ज एक्वायर होना चाहिए, नंबर इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 0.6 इंटू 10⁻19। सो ये कितना 10⁻19 10⁻19 कैंसिल हो गया, सो ये कितना आ गया 4.8 कूलम। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 4.8 कूलम को आंसर बोल देंगे। क्या 4.8 कूलम आंसर है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे लिया है। अब कंसेप्चुअली समझना, इनिशियली कितना था -10, इतने इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज के वजह से कितना नेगेटिव चार्ज चला गया, इतना नेगेटिव चार्ज चला गया, मतलब इतना पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर ऐड करोगे तो फाइनल चार्ज आएगा। इनिशियली आपके पास -10 कूलम था, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को अपने साथ लेके निकल रहे हैं। मतलब जो इनिशियली था -10 कूलम, अब ये -10 थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कितना पॉजिटिव की तरफ जाएगा, दिस मच। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज, इनिशियली कितना था -10, इतने इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज की वजह से कितना और पॉजिटिव हो गया। अगर रिलीज इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो सिस्टम रिलेटिवली पॉजिटिव हो रहा है ना, पहले नेगेटिव था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज कर दिया तो थोड़ा सा कम नेगेटिव हो गया, मतलब इतना पॉजिटिव और उसके ऊपर ऐड करो। सो टोटल कितना आ रहा है -10 प्लस 4.8, सो हाउ मच इज इट कमिंग आउट टू बी,
I think it's coming out to be how much? 5.2 coulomb. So this is the final charge on the body. This is the final charge on the body. पहले भी हमने वो किया था, बट पहले न्यूट्रल था, इसलिए तो ये 0.16 कैसे आया? इतने इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज की वजह से 0.16 आया, तो 0 प्लस 0.16. अभी भी हमने वो किया, इनिशियली -10 था, तो -10 प्लस 4.8. आई होप आपको फील आ गया होगा. सो इसका आंसर कितना है? आंसर इज 5.2 कूलम. राइट, बहुत लोग आंसर प्लस 4.8 बोल देते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी इंपॉर्टेंट है. 6 and 7 वर ऑफ सेम टाइप्स, 8 and 9 आर ऑफ सेम टाइप्स. अगेन बहुत पूछा जाता है टाइम निकालने का. ओके, फील करते हैं. इफ 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम अ बॉडी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में बॉडी से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉडी विल अक्वायर अ चार्ज ऑफ 3 कूलम. सो एक बॉडी है, इस बॉडी में हर एक सेकेंड में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं. 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एवरी सेकेंड. एक सेकेंड में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेकेंड में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सेकेंड में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. हर एक सेकेंड में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है. तो पूछ रहा है एक बॉडी, इनिशियली बॉडी का चार्ज कितना है? कुछ नहीं बोला गया. इनिशियली बॉडी का चार्ज कुछ नहीं बोला गया, तो मान लेंगे इनिशियली बॉडी का चार्ज 0 कूलम है, QI. हर एक सेकेंड में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है. तो वो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना चार्ज एक्वायर होगा, वो नहीं पूछा है. कितना टाइम लगेगा अगर मैं 3 माइक्रोकूलम चार्ज उसको एक्वायर कराना चाहता हूं. अब पहले माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि सारा कैलकुलेशन ऐसा ही में 1 माइक्रोकूलम इज 10 की पावर -6 कूलम. तो कितना टाइम लगेगा इतना चार्ज को एक्वायर करने के लिए? एक बेसिक यूनिटरी मेथड. सबसे पहले तो ये निकाल लो कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज करेंगे, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज करेंगे तो चार्ज कितना एक्वायर हो रहा है, ये आपको निकालना चाहिए. यहां से हमने क्या कॉम्प्रीहेंड किया कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड इन एवरी 1 सेकेंड. 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड इन एवरी 1 सेकेंड. तो अगर आपको इतना चार्ज एक्वायर करना है, तो क्या करना होगा? इतना चार्ज एक्वायर करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा सोचिए खुद. मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, इसको सोच के करिए. आई होप आपने सोच लिया. पहला तो आप यूनिटरी मेथड बेसिक से बिल्कुल चल के बिल्कुल कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड इन एवरी 1 सेकेंड. तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में कितना टाइम लगेगा? 1/10 की पावर 6 सेकेंड. बट आपको क्या फाइंड करना है? आपको यह फाइंड करना है कि जब इतना चार्ज एक्वायर कर लेंगे, तब कितना टाइम लगेगा. तो यहां पे नंबर एंड टाइम से खेल रहे, एंड यहां पे चार्ज गिवन है. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 × 10 की पावर -6 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा? यूनिटरी मेथड नहीं बैठेगा ना, क्योंकि अब नंबर से टाइम का यूनिटरी मेथड लगा रहे हो. तो पहले 3 × 10 की पावर -6 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है उसमें उतना निकालिए, फिर इस यूनिटरी मेथड से आप यूज कर सकते हो. आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन. इनिशियली यू हैड अ न्यूट्रल बॉडी, 10 to the power 6 electrons were being released in every second. After how much time the body will acquire 3 microcoulomb? That means 3 × 10 to the power -6 microcoulomb. First tell me, in order to acquire 3 × 10 to the power -6 microcoulomb, how many number of electrons are required? That is 3 × 10 to the power -6 by 1.6 × 10 to the power -19. Yes, you have calculated the number. You don't need to solve here. Now, 10 to the power 6 electrons are released in every second. So 1 electrons are released in 1/10 to the power 6 second. Now tell me, these many electrons are released in how much time? वही तो निकालने बोला है, क्योंकि अगर आपको ये चार्ज एक्वायर करना है, ये चार्ज एक्वायर करने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए, उसका ही टाइम निकालना है इनडायरेक्टली. तो चार्ज को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया, फिर यूनिटरी मेथड में बैठा दिया. सो 3 × 10 to the power -6 by 1.6 × 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए कितना टाइम रहना चाहिए? सो दिस इज 3 × 10 की पावर -6 by 1.6 × 10 to the power -19 इंटू यहाँ पे 10 की पावर 6 नीचे था. सो सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये सॉल्व करके आ रहा है 10 to the power -19 इंटू 10 to the power 6. हाउ मच? दिस इज 10 to the power -13. 10 to the power -13 जब ऊपर जाएगा, so this comes out to be 3 × 10 की पावर -6 and 10 की पावर -13. सो ऊपर में जाके +13 हो जाएगा.
and this is 1.6. So this is coming out to be almost 3 into 10 की power 7 by 1.6. तो इसको solve करके कितना आएगा? This is coming out to be 30. So 16 2 times comes 32. So approximately 32 से थोड़ा कम होगा. So approximately this is almost 2 into 10 की power 7 second. अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 से थोड़ा कम आएगा, 1.99 into 1.98 ऐसा कुछ आएगा. सो यू कैन कैलकुलेट दिस. अब इसी को थोड़ा सा, ये तो यूनिटरी मेथड से किया, इसी को मेथड 2 थोड़ा सा इजीली कर सकते हैं. देखिए कैसे. क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं. इनिशियली वी हैड अ न्यूट्रल बॉडी, 10 to the power 6 electrons are being released in every second, and finally the body wants to acquire 3 microcoulomb. that means 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. इसके लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है? वी आर गिवन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन एवरी सेकंड. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि n इज इक्वल टू 10 to the power 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकंड इज गिवन. सो एक्चुअली यू आर बीइंग गिवन, according to question, you have been given n by t, number of electrons per second. Number of electrons released per second is 10 to the power 6. एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? या फिर ऐसा सोचो कि in every 1 second you are releasing 10 to the power 6 electrons. Every 1 second you are releasing 10 to the power 6 electrons. टोटल टाइम पूछा है, let the total time be t. So t सेकंड में आप कितना रिलीज कर लोगे? 10 की पावर 6 इंटू टी. दिस इज n. n का वैल्यू कितना है? 10 की पावर 6 इंटू टी. देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ n. टोटल चार्ज कितना एक्वायर करना है? q इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 6. Now use the formula q is equal to n into electronic charge and you will get the value for t. I'll explain once again. हमने क्या किया? हमने बोला कि number of electrons per second was given to be as 10 to the power 6. So what is the number of electrons? 10 to the power 6 into t. I got the value of n. How much charge do you want to acquire? q is equal to 3 into 10 to the power minus 6. Now using the formula, the total charge is number into electronic charge. So total charge is 3 into 10 to the power minus 6. Number is 10 to the power 6 into t, and electronic charge is 10 to the power 1.6 into 10 की power minus 19. So this comes out to be time कितना आ रहा है? 3 into 10 to the power minus 6 by 10 की power 6 into 1.6 into 10 की power minus 19. देखिए approximately 2 into 10 की power 7. I hope the approach was clear to you. चलिए हम यही अप्रोच अडॉप्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. बट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए थोड़ा सा एक कैच है जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने लिया. सो इसका आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 की पावर 7 सेकेंड आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 9. इफ 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम अ बॉडी इन एवरी सेकेंड. सो वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड इज हाउ मच? 10 की पावर 10. ये हमने रीड किया. इफ 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम अ बॉडी इन एवरी सेकेंड, देन सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिलीज्ड इन एवरी सेकेंड इज दिस मच. सो एक सेकेंड में 10 to the power 10. सो यहां से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होगा? 10 to the power 10 into t, where t is the total time taken. t is the total time. बस फॉर्मूला में t आ गया, वही तो आपको चाहिए था. नाउ हाउ मच चार्ज डू यू वांट टू अक्वायर? यू वांट टू अक्वायर अ चार्ज ऑफ minus 4.8 nanocoulomb. That means this is minus 4.8 nano मतलब 10 की पावर minus 9 coulomb. That's it. You can use the formula q is equal to any. जब q का वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन पुट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं. नाउ देयर इज अ कैच हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा पार्टिकल. सो जब q इज इक्वल टू एनी यूज करेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से यूज करना पड़ेगा. देखिए q इज इक्वल टू एनी को मैं थोड़ा सा बेटर फैशन में लिखता हूं. q मतलब टोटल चार्ज इंटू n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, है ना. अगर किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑफ वन पार्टिकल करोगे. अगर यही फॉर्मूला आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई करो तो टोटल चार्ज को क्यू बोल देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन बोल देते हैं, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ई. बट यही फॉर्मूला अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए यूज करोगे ना तो टोटल चार्ज क्यू, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को एन बोल देते हैं, बट चार्ज ऑफ वन अल्फा पार्टिकल तो 2e है. यही गलती लोग करते हैं. क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल गिवन है, सब ऐसे तो सब कुछ लिख लेते हैं, बट देन सब क्या करते हैं यहाँ पे q इज इक्वल टू एनी यूज कर देते हैं.
एंड Q इज इक्वल टू एनी यूज करने में गलती हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात है. Q इज इक्वल टू एनी इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स. बट अगर कोई और पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तो बोला नहीं गया ना कहाँ पे 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड, मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है. सो बी केयरफुल विद दैट. जस्ट ब्लाइंडली Q इज इक्वल टू एनी मत यूज करना, राइट. सो आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला टोटल चार्ज कितना है 4.8 into 10 की पावर माइनस 9 is equal to number of alpha particles 10 की पावर 10 into t, this is number of alpha particles, into charge of one alpha particle. Charge of one alpha particle is 2e. So always remember, instead of Q is equal to any, always remember total charge is number into charge of one particle. So गलती नहीं होगा. अब यहाँ पे E का वैल्यू भी पुट कर दो. That means 1.6 into 10 to the power minus 19. Now solve. Let's solve. T कितना आ रहा है? Is 4.8 into 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में नीचे कितना 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 10 की पावर 10. Now 10 की पावर माइनस 19 into 10 की पावर 10 gives me 10 की पावर माइनस 9 एंड ये 10 की पावर माइनस 9 एंड 10 की पावर माइनस 9 कट गया. अब यहाँ पे दिस इज 4 times आई थिंक, नो 4 times is 64. So how much times? 3 times. So this comes out to be 3/2 मतलब 1.5 सेकेंड. आई होप ये क्लियर है. एंड दिस टू दे वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसका आंसर कितना आ रहा है 1.5 सेकेंड. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर. तो एनसीईआरटी में बस कप ऑफ वाटर मेंशन था, उन्होंने मास ऑफ द कप ऑफ वाटर मेंशन नहीं किया, बट सोल्यूशन में दे हैव टेकन 250 ग्राम ऑफ वाटर. तो आपको जब ये क्वेश्चन बोर्ड या कहीं पे पूछा जाएगा तो उसको मास स्पेसिफाई करना जरूरी है. ऐसे तो नहीं बोल सकते कप ऑफ वाटर, ठीक है. तो मैंने इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है. मैंने 180 ग्राम लिया है कि कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो. हाउ मच, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है, वरना डिफिकल्ट कुछ खास है नहीं. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर ऑफ मास 180 ग्राम. तो अगर मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है जिसका मास है 180 ग्राम, ठीक है. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए बेसिकली. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास, ये केमिस्ट्री से आना चाहिए, बाई मोलर मास मतलब 18. सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 10 मोल. 180 ग्राम मतलब 10 मोल. आपको पता होगा 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर. सो हाइड्रोजन 2 into 1 plus 16, so 18. So 18 gram means 1 mole. So 1 gram means 1/18 mole. So 180 gram means 10 moles. So number of moles निकाल दिया, ठीक है. This is number of moles. Small n is number of moles. So there are 10 moles of water. Now let's calculate capital N, number of molecules. Number of molecules, capital N. Now we know that 1 mole means 6.023 into 10 to the power 23 molecules. एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं. हमें इस क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी के लिए एवोगाड्रो नंबर को 6 into 10 to the power 23 में ले रहा हूं. सो अगर 10 मोल ऑफ वाटर है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 10 Na, राइट. समझ में आ रहा है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल्स. 10 मोल होगा तो 10 into Na मॉलिक्यूल्स. आंसर को Na के टर्म्स में निकाल देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होगा. अब तो हमें 180 ग्राम मास गिवन था. यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का फ्लो चार्ट भी बता. तो मास गिवन था. मास से अगर आप मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, मास स्मॉल m गिवन था तो मोल्स निकालना है. सो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास, मास को कैपिटल W मान लेते. सो गिवन मास W बाई मोलर मास कैपिटल M. ना मोल से अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर. अब यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हो एंड इस फ्लो चार्ट से भी देख सकते हो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया, बट उसने बोला था हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर. भैया ये सब कैसे आपको पता चला कि नंबर ऑफ ये, अगर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस निकालना है मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकालना है, एंड उसके लिए पहले मोल्स चाहिए, मोल से मॉलिक्यूल्स चाहिए. मास है, मास से मोल्स निकाल लेंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे. एंड एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है वाटर का 10 है, 10 प्रोटॉन्स है.
एंड एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है. सो वी से दैट वन मॉलिक्यूल, भैया ये कैसे पता चला? H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1. सो 1 इंटू 2 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8. सो 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 10 protons which is also equal to 10 electrons. So इतने molecules of water में कितने electrons होंगे? So total number of electrons in how much? 10 Na molecules. Total number of electrons in 10 Na molecules. One molecule के पास 10 protons है, तो 10 Na molecules के पास कितना होगा? 10 Na into 10 मतलब 100 Na इलेक्ट्रॉन्स है. तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया. अब बस चार्ज निकालना है, नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? n. नंबर कितना है? 10 Na इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. सो आंसर आ रहा है 100 Ne. अब Na एंड E का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर. सिमिलरली अगर हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 100 Na इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन E. सो 100 Na. थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो. I'll explain this question once again. It's given in NCERT. How much positive and negative charges are present in a cup of water of mass 180 gram? If you want to calculate positive and negative charges, you need to calculate number of protons and number of electrons first. In 180 gram of water. So we are converting 180 gram of water to moles. It's 10 moles. 10 moles means 10 Na molecules. Now one molecule has 10 protons. So 10 Na molecules has 100 Na protons. And 100 Na protons का charge कितना है? 100 Na into charge of 1 proton. As simple as that. 100 Na into charge of 1 electron. As simple as that. Right? So these are all the numericals that are related to electrostatics from इलेक्ट्रिक चार्ज. एक लास्ट नोट पॉइंट देके आज चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे. ये नोट वाला पॉइंट मैं भूल गया था, बस ये देख लो. आज का जो एक लास्ट स्पेशल नोट पॉइंट है अबाउट क्वार्क्स, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे. हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में डिस्कस किया द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर इज स्मॉल ई. हमने बोला था दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, smallest value of charge that exists independently in nature, that exists independently in nature is small e. But high energy physics ने ना कुछ और पार्टिकल्स डिस्कवर किए हैं जिसको क्वार्क्स बोलते हैं, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी और कम है. तो आप बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये तो इनवैलिड हो गया. आपने हमें बोला था कि सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज जो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई. बट अगर इससे भी छोटा एग्जिस्ट कर रहे जो अभी आप बोल रहे हो कि क्वार्क्स बोलते हैं, हमें तो नहीं पता, आप ही बता रहे हो, तो ये वाला पॉइंट तो फिर इनवैलिड हो गया. फिर आपने क्यों बताया? क्वार्क्स के एग्जिस्ट करने से ये वाला पॉइंट इनवैलिड नहीं हुआ. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विल स्टिल होल्ड. मैं आपको समझाना चाहता हूं. क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं. ये आउट ऑफ कोर्स है. देयर आर 6 काइंड ऑफ क्वार्क्स आउट ऑफ विच वी only want to discuss two of them. One is known as up quark, which has the charge plus 2e/3. देखिए 2/3 times of e, जो कि e से बहुत छोटा है. And there is another variety called down quark, which has a charge minus e/3. So quarks have fractional charges of electronic charge. So does this mean the smallest value of charge that exists in the universe is now quarks and not electronic charge? No. I'll tell you why. Because let's talk about proton. Let's talk about one proton. What happens? We used to believe that protons cannot be further subdivided. But in high energy physics, they have subdivided proton into quarks. A proton is itself made up of quarks. A neutron is itself made up of quarks. But electron is a fundamental subatomic particle. I'll tell you what's happening. A proton is made up of 2 up quarks and 1 down quark. Let's check.
प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना है? प्लस ई। प्रूफ करते हैं अगर हो कि रहा है। 2 अप क्वार्क्स, एक अप क्वार्क का चार्ज कितना है? 2e/3। सो 2 अप क्वार्क्स मतलब 2 इंटू प्लस 2e/3 प्लस 1 डाउन क्वार्क। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ 1 डाउन क्वार्क? माइनस e/3। लेट्स सॉल्व। दिस कम्स आउट टू बी 4e/3 माइनस e/3। दिस कम्स आउट टू बी 3e/3 मतलब प्लस ई। देखिए प्रोटॉन का जो चार्ज है प्लस ई, हमने प्रूफ कर दिया। अब प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। सिमिलरली अ न्यूट्रॉन is made up of 2 down quarks and 1 up quark. 2 down quarks and 1 up quark. 2 down quarks, 2 into down quark का चार्ज कितना है? by 3 प्लस 1 up quark मतलब 2e/3। सॉल्व करके कितना है? माइनस 2e/3 प्लस 2e/3 0। तो हमने पहली बार लाइफ में प्रूव किया कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटॉन, देन वी राइट इट एज लाइक दिस, U D, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क, U, D। व्हाट इज द क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन? पहले अप लिखते हैं फिर डाउन लिखते हैं। सो U D D, दिस इज नोन एज क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन। UDD मीन्स 1 अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क, 1 down quark. However, electrons cannot be further subdivided into quarks. Electron itself is a fundamental subatomic particle. So protons can further be broken down into up quarks and down quarks, and neutron can further be broken down. As you can see that what is the charge of one proton? Plus E. What is the charge of one neutron? 0. यहां पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, एक तो ये क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का चार्ज, और एक पॉइंट, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स मेरे क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट को वायलेट करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑल्दो क्वार्क्स हैव fractional charges, quarks have charges less than E, but these charges do not exist independently in the nature. मैंने कहा था that smallest charge जो independently exist करते हैं, but quarks कभी भी independently exist नहीं करता। हाई एनर्जी फिजिक्स में बहुत ही हाई एनर्जेटिक इन्वायरमेंट में इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए पाया गया है। ये बहुत अनस्टेबल पार्टिकल्स है, एंड एक अप क्वार्क दुनिया में कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब मार्केट जाओगे आपको दुनिया में कभी अप क्वार्क नहीं मिलेगा। अप एंड डाउन दोनों मिलके पेयर्स में रहते हैं, एंड इसलिए जब पेयर्स में रहेंगे तब प्लस ई एंड 0 ही आएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज फिर भी प्लस ई है, क्योंकि although proton can be broken down, a proton has a charge plus E, although it can be broken down into plus 2e/3 and minus e/3, but it does not violate the law of conservation of charge, because quarks always exist in pair, they do not have any independent existence. The second reason is quarks are very unstable particles and they exist for a very, very short period of time. So you can write a question, does the existence of quarks violate the law of conservation of charge? The answer is absolutely no. Reason number 1, quarks always exist in pair. Quarks always exist in pair, resulting is the smallest value as plus E or minus E. Reason number 2, quarks can only be obtained in high energetic environments for a limited period of time, for a short period of time. That is the reason existence of quarks do not lead to violation of the क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विथ कूलम्स लॉ। मैं चाहता हूं कि आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया आप बहुत ही अच्छे से नोट करके रिवाइज करके अगले वीडियो में आना। मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए जो कि विदाउट रिविजन अगले वीडियो में आ रहा है। एंड कूलम्स लॉ को हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अलग तरीके से समझने वाले हैं एंड पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।